लास्ट क्लास में we read about what is fertilization, ठीक है, and how a zygote is formed. Now in this class we'll be reading about how does process of fertilization occur in plants, especially in flowers. तो इसको पूरा पढ़ने के लिए कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, हमें कुछ चीजें पहले पढ़नी है। कुछ चीजें क्या है? पॉलिनेशन, डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. हम सबने लास्ट क्लास में डायग्राम देखा था। ये है हमारा एंथर, ये है हमारा स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. Now, pollination can be of two types: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Suppose this is my flower. एक मिनट, इसको फिर से बनाएंगे हम। Suppose this is my plant and on this plant, say for example, we have a flower over here. इस फ्लावर का ये क्या है? एंथर। इस फ्लावर का क्या है? ये स्टिग्मा। देयर कैन बी सम अदर फ्लावर ऑल्सो। स्टिग्मा, वहां पर भी एंथर होगा। मतलब कुछ इस तरीके का डिजाइन, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। तो ये डायग्राम हमें समझ में आता है। एक ही प्लांट है, उस पर हमने दो फ्लावर्स बनाए। दिस इज फ्लावर नंबर 1, दिस इज फ्लावर नंबर 2। ठीक है बच्चा? नाउ दिस एंथर मान लो टूटा, तो वो यहां भी आ सकता है और उड़कर हो सकता है यहां भी पहुंच जाए।
हो सकता है. When this happens, when pollen grains from anther to stigma of the same flower or flower of the same plant, when anther gets transferred from, sorry, when pollen grains get transferred from anther to the stigma of same flower or flower of the same plant, another flower of the same plant. This process is called self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आता है अभी? सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ पूछना बेटा? नाउ देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये टूटे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाए. ये दूसरा प्लांट है और उसका जो फ्लावर है उसका स्टिग्मा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है. नाउ इफ दिस हैपेंस इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from flower of one plant to the flower of different plant of same species is called cross pollination. सेम प्लांट तो एक ही हो सकता है ना बेटा. ये प्लांट अगर दूसरे जगह है तो फिर वो सेम नहीं हुआ ना. समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए आपने घर के सामने एक प्लांट लगा दिया तो एक ही वो होगा ना. वैसा ही रोज प्लांट आप दूसरे जगह लगाओगे तो प्लांट नंबर 2 हो गया. समझ में आ रहा है? ये है. पॉलिनेशन क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्कूल एग्जाम. Difference between self-pollination and cross-pollination.
ठीक है। तो पॉलिनेशन से तुमने अभी तक क्या किया? पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुंचा दिया? स्टिग्मा तक। और पॉलन ग्रेन क्या हुआ करता था हमारा? क्या हुआ करता था? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो इसका मतलब पॉलिनेशन के प्रोसेस से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कहाँ पहुंचा दिया है? स्टिग्मा के ऊपर। और व्हाट इज स्टिग्मा? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो अभी बस पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा है? स्टिग्मा के पास। अब वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कैसे पहुंचेगा? पहले तो हमने पॉलिनेशन पढ़ा कि पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो पॉलिनेशन बोलेंगे। अब पढ़ने वाले हैं कैसे पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा बेटा? हवा में उड़ के। ठीक है। पानी से कैसे पहुंच सकता है बेटा? ठीक है। तो पानी में एक नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो पाइप से अगर आप पानी पटाओ, क्या हो सकता है? पोलन ग्रेन एंथर से टूटेगा। टूट कर कहाँ जाकर चिपक सकता है? स्टिग्मा के ऊपर। तो ये कॉमन सेंस का चीज, बाकी तो है ही कि पानी में फ्लोट करके पहुंच जाए। ठीक है, वो सब चीजें बाद में हम देखेंगे। और कैसे पहुंच सकता है? इंसेक्ट से। इंसेक्ट से कैसे पहुंचेगा बेटा? हाँ, वन फ्लावर, और उसके बाद वहां से उठकर स्टिग्मा पर, है ना। एंथर पर पहले बैठेगा और फिर स्टिग्मा पर बैठेगा। और जनरली इट हैपेंस थ्रू व्हाट? बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। ठीक है। These are basically called what? Agents of pollination. Again, the most important part. उस दिन मैंने आपको पिस्टल का डायग्राम दिखाया था। कुछ ऐसा होता है। इसको क्या बुलाते हैं आप? स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टाइल। दिस इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था। इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन बनाते हैं। यही चीज बना रहे हैं, थोड़ा मैग्निफाइड वर्जन। तो मैग्निफाइड वर्जन में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच चुका है? स्टिग्मा के ऊपर। अब आगे की लाइन पता नहीं आपके बुक में है या नहीं है, बट मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। वंस द पॉलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलता है। ठीक है। क्या निकलता है? ट्यूब निकलता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। ठीक। नाउ इस पॉलन ट्यूब का धीरे धीरे ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होते होते वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? ओव्यूल्स के साथ। यहाँ पर ओवरी के अंदर जाता है और इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर
इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो एक्चुअल में जर्मिनेटिंग गैमेट होता है वो फ्लो करता है। पहले यहां होगा, नीचे आएगा, 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 और कहाँ पहुंच जाएगा? ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के पास। और फिर दोनों की क्या होगी यहाँ पर? मिक्सिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे? पहले ही पढ़ाया मैंने आपको, फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर है आपको? तो पॉलिनेशन के आगे कहानी लिखाएंगे। वंस द pollen grain reaches stigma, a pollen tube comes out of it and grows till it gets attached to the ovary. इसी का यही है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन बना रहे हैं हम। ये ट्यूब बड़ा होते 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 इसके साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल travels through the pollen tube and reaches ovary where it fertilizes the egg cell। अपने डायग्राम पर आप ऐसे बना सकते हो, आ रहा है, 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 और एक सेल के साथ मीट किया। This results in the formation of and process of mixing of male reproductive cell with female reproductive cell
is called fertilization. And what is the result of this fertilization? Formation of zygote. ठीक है. After fertilization, zygote multiplies to form embryo after fertilization. Zygote multiplies and develops into an embryo. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्लास 10 में भी आता है, आपके भी बुक में है. वो क्या? तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो हो गया, सब बन गया. तो सर ये जो ओवरी था, ठीक है, उसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द ओवरी? ओवरी grows into a fruit. Very, very important. Therefore, we say that जो fruit हम खाते हैं वो basically क्या है? It's a ripened ovary. What happens to ovules? Ovules से क्या बनता है? Seeds. और सीड के अंदर क्या रहता है? एम्ब्रियो. समझ में आती है चीज? देखा आपने फ्रूट्स ऐसा? फ्रूट तो देखा होगा. तो ये बेसिकली क्या है? बोलो. राइपेंड ओवरी. ये क्या है? ओव्यूल्स. ठीक है. अब इस ओव्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका? एम्ब्रियो. तो इसीलिए जब आप, ठीक है, ओव्यूल्स आर व्हाट? सीड्स. इसीलिए आप सीड्स अगर उठाकर जमीन पर लगाओ तो वहां से क्या होगा? फिर नया प्लांट आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो. कहने का मतलब, फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर एम्ब्रियो. सीड कैसा होता है बेटा?
सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है। तो हार्ड क्यों होता है? ताकि एम्ब्रियो को क्या मिले? प्रोटेक्टिव कोटिंग। इट्स enclosed in a hard seed coat. इसमें कुछ पूछना आपको? एग्जाम्पल ऑफ फ्लेशी एंड जूसी फ्रूट्स, मैंगो एंड ऑरेंज. And there can be some fruits very hard. Example is almonds and walnuts. तो अपने बुक से मेमोराइज कर लीजिएगा. Just give me 1 minute. समझ नहीं आता है लोग. यहाँ तक पूछना है आपको कुछ? रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है दैट इज ओवर. ठीक है. एक लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में विच इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. क्या मतलब होता है बेटा सीड डिस्पर्सल का? सीड का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना is called what? Seed dispersal. Question is why? कॉमन सेंस से बता सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है. जहां पे प्लांट है वहीं पे सीड अगर गिर जाएगा तो क्या उसको ग्रो करने का बढ़िया जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो वाई सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट तो हम लिख लेंगे. बिकॉज plants benefit by seed dispersal. How do plants benefit by seed dispersal?
It prevents competition between the plant and its own seedling. क्या चीज का कंपटीशन? सनलाइट का, वाटर का और मिनरल्स का। इसको लिखो पूरा बढ़िया से। ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट, इट helps the plants to invade new habitats for wider distribution। क्या मतलब हुआ इसका? पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिख लेना। पहला क्या लिखा हमने? इट प्रिवेंट्स कंपटीशन। कंपटीशन फॉर व्हाट? स्पेस, वाटर, फूड, लाइट, सब चीज का। सेकंड इज इट हेल्प्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स। क्या मतलब हो गया इसका? देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए यहां पर पौधा लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर इस तरीके का कोई भी पौधा नहीं है, लेकिन अगर इसका सीड उड़कर यहां किसी तरह पहुंच जाए तो यहां पर भी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। तो इसने क्या किया? नए जगह पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया। तो उसको क्या बुलाते हैं आप? इन्वेड। तो इट हेल्प्स प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स। लिखो। रूटीन सभी को मिल गया था ऐप पर, अनाउंसमेंट सेक्शन में। देख लेना, वहीं पर मिलेगा सब। It helps the plant to invade new habitats for wider distribution। इसमें कुछ पूछना आपको? नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाउ सीड डिस्पर्सल हैपेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ सीड डिस्पर्सल हैपेंस। तीन चार तरीके हैं, उसको देखना है। तो पहला इज डिस्पर्सल बाय विंड। पहला लिखिए, डिस्पर्सल बाय विंड। पक्षी को हवा में उड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? विंग्स। बिना विंग्स के उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। सिमिलरली
कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि विंड से डिस्पर्स होते हैं, और अगर विंड डिस्पर्स करेगा तो उन सीड्स के पास क्या होना चाहिए? विंग, या फिर विंग के शेप का कोई डिजाइन। तो बेसिकली विंड से डिस्पर्स होने वाले सीड्स किसके होते हैं? ड्रमस्टिक और मैपल के। देख लीजिए उसका डायग्राम। तो विंग की तरह दिख रहा है? विंग की तरह दिख रहा है? तो एग्जाम्पल याद रखना है, ड्रमस्टिक एंड मैपल। ठीक है, विंग्ड सीड्स। Next kind of seeds which are dispersed by wind are falls into the category of hairy, hairy, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का। हैरी होने से ये क्या होता है? हल्का, इसीलिए आसानी से हवा में ये उड़ जाता है। ठीक है, हैरी सीड्स। इवन हैरी फ्रूट्स। दोनों का एक एक एग्जाम्पल अपने बुक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हैरी फ्रूट, हैरी सीड, ओक, आक। दिखने में कैसा होगा ये क्लियर है आपको? Second way of seed dispersal is by water. Second way of seed dispersal is by water. वाटर में क्या होना चाहिए? गुड फ्लोटिंग एबिलिटी। जैसे मछली वगैरह का होता है, आराम से फ्लोट कर पाते हैं, तैर सकते हैं। वैसे ही वाटर में सीड कैसा होना चाहिए डिस्पर्सल होने के लिए? गुड फ्लोटिंग एबिलिटी। हाउ कैन अ फ्लोटिंग एबिलिटी बी डेवलप्ड? मछली में क्या होता है? गिल्स वगैरह या फिन्स वगैरह, जिससे वो आराम से क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। तो सीड्स में क्या होता है फ्लोटिंग एबिलिटी? इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कोट। नोट कर लीजिएगा इसको। बुक से एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। कैसी सीड एनिमल्स डिस्पर्स कर सकते हैं बेटा? जो एनिमल के शरीर में जाकर फंस जाए। तो सीड का कैसा डिजाइन होना चाहिए? बोलो। हुक शेप्ड। Why hook shape? So that it easily attaches to the
स्किन ऑफ द एनिमल्स। सीड कैसा होना चाहिए? हुक्ड शेप्ड। स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स। एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनी सीड्स, दिस वन, xanthium एंड यूरेना। नाम याद रखना है। लास्ट। Sometimes seeds are dispersed when fruits burst। फ्रूट फट जाता है। एग्जाम्पल इज कास्टर एंड बैल्सम। बुक से लिख लीजिएगा देखकर। कैस्टर एंड बैल्सम। ठीक है। और कुछ जो आपके बुक में दे रखा हो। चैप्टर हो गया खत्म। और साइंस भी हो गया खत्म। कितना दिन पहले एग्जाम के? 2 महीना। पूरा नंबर आएगा? पिछले 4 साल से मैं सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों से। पूरा नंबर आएगा? आया तो कभी नहीं। 2 महीना पहले सिलेबस खत्म करने के बाद भी। बाकी देखिए, आपसे भी पूछा मैंने। देखो शायद आ जाए। बुक पलट लीजिए, देख लीजिए, कुछ छूट गया हो तो बता दीजिए। मुझे जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स में कुछ पढ़ाना हो तो बता दीजिए। हो गया। बढ़िया है। तो संडे को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। बढ़िया से दीजिएगा एग्जाम। मैथ्स में हम कहाँ तक पहुंचे थे? खत्म हो गया। बढ़िया है। क्या बच गया उसके बाद? प्रोबेबिलिटी। है ना? देखो। और क्या बच गया? बार ग्राफ के लिए तो आपको ग्राफ पेपर लेकर आना होगा। देखा जाएगा वो भी। वो तो हो गया। हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ा है मैंने शायद, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है। चलो। टॉपिक का नाम लिखो, ये बहुत टाइम है, 15 मिनट में तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। अरे, पिटाने वाला काम सब मत करो। है ना? क्लास अटेंड नहीं किए हो?
किधर है भाई अपना लेयरिंग ग्राफ्टिंग? अच्छा, इधर नहीं है। बिना पढ़े, बिना देखे, जो मर्जी आया, बिना किए एकदम व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है क्या यहाँ पर? देखे नहीं कि 10 को फॉरवर्ड कर दिए बिना सोचे समझे? क्या है ये? क्या है ये? अंग्रेजी में पढ़ के बताओ। क्या है ये? क्या है ये? उसके लिए क्लास आना पड़ता है बेटा। ठीक है? या वीडियो देख लेना होता है। चलिए, साइंस हो गया खत्म। थोड़े दिन बाद साइंस का रिवीजन वगैरह भी कर लेंगे, पहले एग्जाम लिख लीजिए आप, उसका रिवीजन देखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी। तो पढ़ाने के पहले आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। लूडो खेला आपने? डाइस पर कितने नंबर होते हैं? इफ आई आस्क यू, इफ आई से यू विन इफ यू गेट 3, सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग? क्या चांस है कि आप विन करेंगे? कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट चांस है कि आप जीत जाएंगे? कैसे सोच सकते हैं हम इसको? कितना नंबर है टोटल? उसमें से 3 कितनी बार है? जीतने के चांसेस क्या है? 1 आउट ऑफ 6। नहीं, बाकी अगर 5 आ गया तो आप जीतोगे? नहीं जीतोगे। समझ आता है ये? यू विन इफ यू गेट एन ऑड नंबर। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। जीतोगे कब? 1 3 एंड 5, मतलब 3 ऐसे नंबर्स, 6 में से 3 बार आप जीतोगे। अब आप मेरे से ज्यादा तेज बन जाओगे। इफ यू विन इफ यू गेट even number. What are the chances that you will win? 3/6। क्यों 3? 3 numbers are there, 2 4 और 6। ठीक है? सो यहां से we develop a concept. What is this? All possible outcomes, what does that mean? क्या क्या आ सकता है? तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। 0 आ सकता है? 8 आ सकता है? एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? जीतने के लिए जो हमें चाहिए। तो हमें जो चाहिए होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? फेवरेबल आउटकम। Therefore,
Probability is defined as favorable outcome divided by all possible outcomes. ठीक है? So let us continue with this. Fourth question. You win if you get a number less than 3. बोलिए, क्या आ सकता है? चाहिए कौन सा, 1 या फिर 2? विंग कैसे लिखा गया? You win if you get a prime number. क्या है जीतने के चांसेस? So what are prime numbers? Answer will be, what is the definition of a prime number? A number which has only two factors, 1 and number itself. और कोई नंबर है जिसके दो फैक्टर्स हैं, 1 से लेके 6 में, 2 से ज्यादा? बोलो क्या होगा? कितने नंबर में से चूज होना है? 6 में से। कितना नंबर आप चूज कर सकते हो? 1। और वो नंबर कौन सा है? इसमें कुछ पूछना है आपको? कैन यू टेल मी? If you toss a coin, you win when head comes. What are the chances of you winning? सिक्का उछाला, आप तब जीतोगे जब क्या आएगा? हेड आएगा। क्या चांसेस है आपके जीतने के? सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है बेटा? और कुछ आ जाएगा क्या? जीतोगे कब? व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग? 1/2। एग्जाम्पल, 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%। और उसको क्या लिख सकते हैं? 0. इसमें कुछ पूछना है?
प्रोबेबिलिटी में इतना ही है, इसमें और क्या देखें, और क्या है आपके बुक में 7 में? कार्ड्स वार्ड्स भी है क्या? 2 कॉइन भी है। वाह, पकड़ो क्वेश्चन। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 33 of them play badminton. 22 of them play cricket, and remaining play football. आप हैं मास्टर, आपने 100 में से एक स्टूडेंट को बुलाया। What is the chance he or she will be playing the ball? बोलिए। आपने किसी एक को रैंडमली उठा लिया, क्या चांसेस है कि वो फुटबॉल खेलता हो या खेलती हो? कितने बच्चों में से सेलेक्ट करना है? 100 में से। टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? 100। उस 100 में से कितने फुटबॉल वाले हैं? 45। ये रहा आंसर। फेवरेबल आउटकम क्या है? जब आपके पास कौन सा बच्चा है, फुटबॉल खेलने वाला कि क्रिकेट खेलने वाला? फुटबॉल खेलने वाला। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं आपके पास? 45। टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? 100। आने का तो उन 100 में से कोई भी आ सकता था, लेकिन चांसेस किसके आपको लिखने हैं? फुटबॉल वाले के, क्रिकेट वाले के, या बैडमिंटन वाले के? फुटबॉल वाले के। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? बॉल। समझ आता है आपको? इसमें कुछ पूछना आपको, ये बताइए। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको क्लास में ही खत्म कर लेंगे फिर। इतना काफी है, इतना इतना ही है आपके बुक में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इससे ज्यादा है नहीं, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रोबेबिलिटी में। तो आपको कुछ पूछना है? बोलिए। नहीं? जिनको पूछना है रुक सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। स्टैंड।